नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। आज 6 बजे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव के बढ़ते हुए पारे की, क्योंकि सबकी निगाहें जो पहला चरण है, प्रथम चरण जो 10 तारीख को होने वाला है, 10 फरवरी को, उसके लिए पूरे समीकरण साधने में लगी हुई हैं। अखिलेश यादव आज बड़े ही नाटकीय अंदाज में, पहले उन्होंने कहा कि उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया जा रहा, नाटकीय अंदाज में आज पहुंचे मुजफ्फरनगर, जहां पे जयंत चौधरी के साथ उन्होंने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बारे में भी आपको बताएंगे और उससे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी जमीन पर अपनी, जो लोगों को डर है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की नाराजगी, किसानों की नाराजगी उन पर भारी ना पड़े, उसको साधने की पूरी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव की। यहां पहले चरण के चुनाव है, इसीलिए सभी पार्टी अब यहीं पे, उनके बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो सब यहीं जुट रहे हैं। आज अखिलेश यादव भी पहुंचे, लेकिन वो 3 घंटे लेट हो गए। इस बीच उन्होंने दोपहर 2:34 पर एक तस्वीर को ट्वीट कर दिया, और वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इस ट्वीट करी हुई तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, मेरा हेलीकॉप्टर को अभी भी किसी कारण बताए बिना दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता बिल्कुल अभी अभी यहीं से मेरे सामने उड़ान भर रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने हेलीकॉप्टर का जो ये ट्वीट करा, उसके बाद राजनीतिक हलकों में बड़ी हलचल हो गई। अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से 3-4 घंटे की देरी के बाद मुजफ्फरनगर रवाना तो हो गए, पर उससे पहले जो उन्होंने ट्वीट करा, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कम से कम एक हमला जरूर बोला। इसके बाद वो करीब 3:15 पर दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए और 4:30 बजे के आसपास, ये 1:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, 4:30 बजे जयंत चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ पाए, जो करीब 1:30 बजे के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, होनी थी। तो 3 घंटे की देरी से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो पाई। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जयंत चौधरी ने की जरूर, अखिलेश यादव का स्वागत करके, और सीधा सीधा माइक उन्हीं को थमा दिया और अखिलेश यादव ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेलीकॉप्टर से लेकर हुई देरी पर हमला बोलते हुए सबसे पहले अकाउंट खोला। मैं इस विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा था, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। अब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तो बात खत्म करनी थी नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक के बाद एक निशाने साधे। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में थे तो किसानों के आंदोलन की बात जरूर होनी थी, गन्ना किसानों का मुद्दा भी उठना ही था। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे। उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड, बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। कीर्तिनिधि पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल चहल प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। कुल मिलाकर मैं आप दोनों को, आप सभी को इनफैक्ट ये बताना चाहता हूं कि अब जिस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी की पूरी कवायद देख रहे थे, जाटों को, किसानों को साधने की, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी ने भी पूरी कमर कस के पहले चरण के लिए आज वहां से अपना बिगुल जरूर बजा दिया। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं पांडे साहब, ऐसा क्या हो गया कि विलंब को सीधे सीधे उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करार देके कह दिया कि देखिए हमारे खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, हमें तो पहुंचने नहीं दिया जा रहा। अंकित जी, अभी आपने अपने रिपोर्ट में ही कहा कि जिस तरीके से 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे हो रही है, जिस तरीके से विलंब हुआ, अध्यक्ष जी ने दिल्ली एयरपोर्ट से ही इसको इंटीमेट कर दिया
कि हमारे हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया जा रहा। और ये निश्चित रूप से कोई कोई कॉन्स्पिरेसी जरूर रही कि जिसके वजह से अध्यक्ष जी को मुजफ्फरनगर जाने से रोका जाए। और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से परेशान जरूर है। एक तो आरएलडी और सपा के गठबंधन से परेशानी अंकित जी, दूसरी परेशानी है जो 14 महीने किसान सड़कों पर बैठा रहा। हाँ। जाड़ा, गर्मी, बरसात, और जिस तरीके से लखीमपुर में थार गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों को, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी समस्या। और अंकित जी आपको याद दिला दूं, बंगाल के चुनाव में खेला हुए नारा था और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश से खदेड़ा होगा। और वो तो हम जनता पे छोड़ देते हैं। 10 तारीख को जनता तय करके बता देगी किसका खेला हुआ और किसको खदेड़ा गया। पर मैं रोहित चहल पे आने से पहले एक बार फटाफट इस वक्त हमारे जो सहयोगी हैं पुलकित के पास जाना चाहता हूं। पुलकित वहीं मुजफ्फरनगर में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थे। पुलकित, अखिलेश यादव देर से जरूर पहुंचे, लेकिन एक के बाद एक आरोपों की बौछार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे की। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या लगता है माहौल देखकर कि कितना कॉन्फिडेंस है इस वक्त आरएलडी और समाजवादी पार्टी अलायंस को? देखिए, अगर मैं पश्चिमी यूपी की बात करूं जहां से किसान जुड़े हुए हैं, वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आरएलडी और सपा का है। और अगर आप इनका संयुक्त संकल्प पत्र जो आज जारी किया गया है उस पर ध्यान देंगे तो उसमें कोशिश सिर्फ किसानों को लुभाने की गई है। कोशिश ये की गई है कि किसानों के बीच में और ज्यादा मजबूती के साथ ये गठबंधन जाए। 300 यूनिट बिजली फ्री, एमएसपी की गारंटी, किसानों की सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, 15 दिन में गन्ने के भुगतान का वादा, किसानों को ब्याज मुफ्त लोन देने की बात, ये तमाम चीजें इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी का किसान गठबंधन के साथ रहे। ये कोशिश की जा रही है गठबंधन की तरफ से, क्योंकि जो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, उसका प्रभाव है चुनावों पर। ये लगातार सामने आ रहा है। किसान लगातार अपनी नाराजगी नेताओं को अपने गांव में आने से रोककर जता रहे हैं। तो कोशिश अब यही है गठबंधन की कि मुजफ्फरनगर से एक वेव क्रिएट की जाए जो यूपी के चुनावों में आखिर तक चले। और यही वजह थी कि आज जब ये संयुक्त संकल्प पत्र जारी किया गया तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मुद्दे से किसानों को जोड़ने की कोशिश की गई है। जी ठीक है पुलकित, जिस तरीके से पुलकित बता रहे थे लगातार वहां पर उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आप तक लेकर आएंगे। पर रोहित, जो जिस तरीके से एक अमित शाह ने जो उनको जयंत चौधरी को एक न्योता दिया था, उस न्योते को बहुत सारे लोग, राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या कुछ डर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? इतना डर कि उनको लग रहा है कि जो विपक्ष का एक गठबंधन है उसी के व्यक्ति को अपनी तरफ ले लिया जाए, वरना काम नहीं बन पाएगा। इस तरीके से इन्होंने सवाल उठाया हेलीकॉप्टर के ऊपर। देखिए, हेलीकॉप्टर तो जो टेक्निकल क्या चीजें रही, क्या नहीं रही, लेकिन देखिए आज ये हवाई जहाज में उड़ने के लिए चक्कर में लगे हुए, जमीन तो इनकी खिसक चुकी है। जमीन पे धरातल पे होते, शायद जमीन पे होते तो समझ पाते ये चीजों को, लेकिन ये हवाई जो होने वाले हैं इनको समझ में आ जाएगा, जिस तरीके से 14 में, 17 में, 19 में भी जनता ने बताया। एक बात। दूसरी बात, देखिए जिस तरीके गठबंधन की ये बात कर रहे थे, गठबंधन की देखिए हमने देखा किस तरीके से इन्होंने यूपी को 2 लड़कों का साथ पसंद है करके इन्होंने 17 में भी गठबंधन किया, फिर बहन जी के साथ 19 में भी किया। कितना गठबंधन चला, जनता ने इनको जवाब दिया है। जनता सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ खड़ी है। मोदी जी और योगी जी के साथ खड़ी है। हमने देखा जनता का आशीर्वाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। किसानों को लेकर जो अगर ये लगातार जिस तरीके की बातें अभी कर रहे थे, हमने देखा इनकी सरकार के समय 41 चीनी मिलें होती थी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, 42, उसमें से 21 चीनी मिलें बंद हो गई। लेकिन जब योगी जी की सरकार आई, 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण करने का काम किया। उसके बाद जिस तरीके से बहन जी के समय में एक एक करके तथ्यों की बात करता हूँ, पिछली सरकार का जो इनका मुआवजा था वो भी हम लोगों ने दिया। इतना ही नहीं, बहन जी के समय 2017 से 12 तक 55,000 करोड़ किसानों का मुआवजा दिया, किसानों को उनका बकाया दिया गया। उसके बाद 12 से 17 तक, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के समय में 95,000 करोड़ दिया गया। लेकिन योगी जी के समय में 1,52 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। 152 लाख करोड़ का मुआवजा दिया गया। एक बार अपने आंकड़े एक बार आप फिर जांच लीजिए। 1.5 लाख करोड़ रुपीस का जो था वो दिया गया। और इसीलिए ऐसा है कि जो आपके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नेता हैं या एमएलए हैं, उन्हें गांव से खदेड़ा जा रहा है।
देखिए, मुझे लगता है कि कहाँ की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। जिस तरीके से अगर आप देखें माननीय गृह मंत्री जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी गए, तो इस तरीके से प्यार मिल रहा है डोर टू डोर, ये हवाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लगे हुए हैं। इस तरीके से अगर आप देखें, हमें याद है पिछली सरकार के समय भी जिस तरीके से गुंडागर्दी वहां पर होती थी, आज भयमुक्त वहां पर वातावरण हुआ है। और जिस तरीके से माहौल, कुछ लोग चंद चुनिंदा लोग हैं जो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने में लगे, जो कहते हैं कि जाट हम 25,000 है, हम मुसलमान 90,000, हम देख लेंगे। वो लोग कहीं ना कहीं प्रयास में लगे हुए, कहीं ना कहीं माहौल और जिस तरीके की शांति है वो खराब हो। लेकिन बिल्कुल सही बात है, कुछ लोग माहौल जरूर खराब करना चाहते हैं, इसीलिए वो आके 80-20 जैसे बयान भी देके चले जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ जाटों की बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं पांडे जी, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव जीत जाएंगे क्या? अगर जेपी नड्डा और बाकी जो अमित शाह और बाकी बड़े नेता जमीन पर उतर के डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा चुनाव जीत जाएंगे? नहीं अंकित जी, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा एक एक नेता, बूथ का कार्यकर्ता और उस जनपद के नेता, सारे नेता लगातार क्षेत्र में है। और पिछले दिनों लगातार जब किसान आंदोलन कर रहा था तो उन किसानों के आंदोलन को लेकर के समाजवादी पार्टी भी गांव-गांव आंदोलन कर रही थी। ऐसा नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता आंदोलन में नहीं, हमारे कार्यकर्ता भी किसानों के पक्ष में आंदोलन कर। और जो बात चहल साहब कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर किसानों का आपने गन्ने का 1,55 करोड़ रुपया भुगतान कर दिया तो इसमें कोई एहसान नहीं है। किसानों ने गन्ना दिया, आपने भुगतान किया। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं बताते कि आज भी लगभग 16,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया, उसके न भुगतान होने का जिम्मेदार कौन है? उसका भुगतान क्यों नहीं हुआ? और मैं एक सेकंड के लिए आप दोनों को रोक रहा हूं। अखिलेश यादव ने, क्योंकि कल बड़ी खबर यही थी, जिस तरीके से अमित शाह ने जयंत चौधरी को एक ऑफर दिया, एक इनविटेशन दिया और जयंत चौधरी ने उसको सिरे से नकार दिया। उस पर आज अखिलेश यादव ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आप दोनों का रिएक्शन लेता हूं उस पर। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? और सोचो हालात कैसे हैं। देखिए उनके हालात कैसे हैं, उनके सोचो, न्योता देना पड़ रहा है। ऐसे हालात हैं रोहित जी के न्योता देना पड़ रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। स्वीकार तो कोई कर नहीं रहा। जयंत चौधरी आके कह रहे हैं चबन्नी नहीं हो जो पलट जाऊंगा। देखिए, जयंत चौधरी जी युवा नेता है, एक सम्मानित परिवार से, हम बिल्कुल कह रहे हैं। और जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी वाली, देखिए हमने कहा कि भैया उन्होंने गलत घर चुना है। जिस प्रकार से वो घर देखा हमने कि राहुल गांधी जी भी 2017 में साथ खड़े हुए, जिस प्रकार से मायावती जी 19 में साथ में खड़ी हुई, और हमने देखा और 17 में भी उनको बताया ना, राहुल गांधी जी हो, चाहे भाभी डिम्पल यादव जी हो, चाहे खुद जयंत जी हो, जिस प्रकार से जनता को उन्होंने झूठे वादे किए, जनता ने इनको चुनावों में बस सबक सिखाया ना। और जिस तरीके से आज भी, जिस तरीके से देखिए जो कवाल कांड, जहां पर हमारे जो दो भाई थे, जो हमारे भाई गौरव और सचिन थे, जिनका खून कर दिया कि अपनी बहन की इज्जत बचा रहे थे, उनकी जो हत्या कर दी है समाजवादी गुंडों के द्वारा, जिनके हाथ खून से रंगे, उनके साथ जैन जी ने गठबंधन के लिए बहुत ही दुखद है। ठीक है, वो मुजफ्फरनगर भूला नहीं है, जाट समाज हो चाहे हिंदू समाज हो। बिल्कुल सही बात है। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कुछ लोग ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, और आज आप खुद पे उतर आए उस पर 2013 याद दिला के। बात बताइए ना, सम्मान की बात जहां तक है, महत्वपूर्ण बात यह, आजम खान ने वहां पर सीओ को कहा कि इनको छोड़ दो। देखिए पांडे जी, आपको मिर्ची लग गई, पांडे जी सच लगा, आपके समय 21 कार मिलें बंद हो गई, आप चीनी भी खा गए, आपने केवल इनका जवाब दे व्यापारियों के साथ, जो हमारे किसान थे उनको नुकसान हो रहा था, आपने चीनी साल तक जब बॉर्डर पे बैठा हुआ था। रोहित चहल, चलिए इस बात का जवाब दीजिए, जब किसान 1 साल तक बॉर्डर पे बैठा हुआ था, तब किसान के सम्मान की किसी को याद नहीं आ रही थी? क्या बोला आपने? जब किसान 1 साल तक बॉर्डर पे बैठा हुआ था, तब किसान के सम्मान की किसी को याद नहीं आ रही थी। चुनाव है तो अब किसान सम्मान की बात हो रही है। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, किसान सम्मान निधि की बात है, स्वामीनाथन आयोग जी की सिफारिशें थी। स्वामीनाथन आयोग जी की सिफारिश में 8 साल तक कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया जी सांप की तरह कुंडली मार के बैठे रहे, उनको लागू करने का काम नहीं किया। मोदी जी आए, लगातार आप देखिए किसान भाइयों को सम्मान निधि के रूप में जिस तरीके से सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया, जिस तरह सॉइल हेल्थ कार्ड, मैं तो ये पूछ रहा हूं, 1 साल तक आंदोलन चला ही क्यों? अगर मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को किसानों की इतनी फिक्र थी, इतना सम्मान है, तो 1 साल तक क्यों उनको बारिश धूप सर्दी में खड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया आपने? देखिए विषय यहाँ पर ये है, जो भी वो आंदोलन था, ठीक है, उनका अधिकार था, और उन्होंने कि हम तो सही चीज के लाए थे, और कहीं ना कहीं बात करने की बात थी, हमने कहा ठीक है हम वापस लेते हैं, और जो भी उनके सुझाव है मानेंगे, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बड़े मन के साथ मोदी जी को लगातार उसको लेकर काम करें। 2022 1 साल लग गया मोदी जी को ये बड़ा मन दिखाने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव ने अमित शाह पर भी तीखा हमला बोला, क्योंकि वो जिस तरह की डोर टू डोर कैंपेन हो रही है, वो भी आपको सुनवाता हूं, फिर हमारे दोनों मेहमानों के पास दोबारा चलेंगे।
पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हों कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहाँ जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। पांडे जी, अखिलेश यादव जी आज कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक कह रहे थे वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, आखिरी में वैक्सीन लगवाऊंगा। अब थोड़ी अतिशोक्ति लगती है नहीं? कुछ दिन पहले तक उनके घर में भी जब उन्हें खुद को भी कोरोना हुआ तो उसके बाद भी कैंपेनिंग पे बाहर नजर आ रहे थे। आज अमित शाह पर हमला बोल रहे हैं। अंकित जी, सवाल यह है कि जनता के टैक्स के पैसे से जो लगातार मोबाइल से लेकर के बड़े बड़े होर्डिंग्स पर विज्ञापन लगाए गए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये लगाने वाले ही इसका पालन नहीं कर रहे हैं। वो तो बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से कैराना में भारत सरकार के गृह मंत्री प्रचार करते देखे गए, जिस तरीके से बिना मास्क के लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे थे, जिस तरीके से इधर 2-3 दिनों से प्रचार में वो बिना मास्क के जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या नहीं लगता कोरोना फैलेगा? क्या लगता है जिम्मेदार हैं लोग? अखिलेश जी ने वैक्सीन लगवा ली है क्या? और राज्य सरकार, ये इसका जवाब तो राष्ट्रीय देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से कोरोना फैलाने में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मदद कर रहे हैं, एक तरफ तो कोरोना फैला रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। रोहित जी, सारी कोरोना गाइडलाइंस विपक्ष के लिए हैं। भूपेश बघेल पर एफआईआर हो सकती है, बाकी लोगों के ऊपर अखिलेश यादव जब अपने लखनऊ के कार्यक्रम में करेंगे तो उनके ऊपर भी एफआईआर हो सकती है, पर अमित शाह जी पर, जेपी नड्डा जी पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, उन पर एफआईआर नहीं होगी, कितने भी लोगों को लेके आ जाए वो। देखिए, आपको याद होगा अखिलेश जी ने एक रैली करी लखनऊ के अंदर और चुनाव आयोग की सिफारिश, चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस थी उनको भी उनका उल्लंघन किया और उससे पूछा गया तो ये अखिलेश जी हैं जो पढ़ के आए बाहर से, शायद ऑस्ट्रेलिया गए थे, मुझे नहीं पता कौन सी पढ़ाई करके अखिलेश जी आए थे ऑस्ट्रेलिया से, कैसी पढ़ाई करके आए थे, इनको नहीं पता वर्चुअल रैलियां बाकी किस तरीके जोड़ना होता है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। देखिए, माननीय गृह मंत्री सभी पालन कर रहे हैं सारी गाइडलाइंस का और डोर टू आज इसीलिए आरोप लगाते रहेंगे। विजुअल्स थोड़े चलिए गृह मंत्री जी के दिखाइए। गृह मंत्री जी, बिना मास्क के कौन सी कोरोना गाइडलाइन का पालन होता है? देखिए पहली बात यह है कि आप जहां पे भी रैली देखें, जिस प्रकार की, अगर आप अखिलेश जी का देखें और अगर आप वहां पे देखें तो जिस प्रकार से चुनाव आयोग के निर्देश के बाद सर रहने दीजिए सर, आपके भी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, जैसे ही उनको टिकट मिला भीड़ में लेके चले गए। मैं तो उनसे जो सवाल पूछ रहा हूं उन्हें देने दीजिए। इस वाले खेल पर आप भी उनके ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप भी वो खेल ऐसे ही खेल रहे हैं। आपको चीनी वैक्सीन पे भरोसा है, आपको भारतीय वैक्सीन पे भरोसा नहीं है। आपने बीजेपी में अपने जो डॉक्टर साइंटिस्ट थे उनके ऊपर आपने सवाल उठा दिया, इससे दुर्भाग्य बात क्या हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। अखिलेश यादव ने बहुत बार सवाल उठाए, उन्होंने बार बार ये बात कही वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये भी बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन मैं आप कह रहे थे कि गृह मंत्री जी और बाकी आपके नेता पूरी कोरोना गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, मास्क तो उन्होंने पहना नहीं हुआ है, 10 लोग ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा लोग उनके आसपास दिखाई दे रहे हैं, फिर कौन सी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं वो? देखिए, जिस प्रकार से जो भी जिस समय रहा होगा, शायद एक थोड़ी देर के लिए मास्क उतरा होगा, लगातार आप देखेंगे जब भी जहां पर जाते हैं वो मास्क पूरी गाइडलाइंस का फॉलो करने में लगे हुए हैं। लेकिन अखिलेश जी से सवाल होना चाहिए, इनकी पार्टी अभी अखिलेश जी ने वैक्सीन लगवाई नहीं लगा, हमें उनके सेहत की चिंता, उन्हें मैंने पूछा पता ही नहीं रहा अखिलेश जी उन्होंने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई और पता नहीं उन्हें परहेज क्यों है वैक्सीन लगवाने से। नेताओं को तो आगे बढ़ के लगाना चाहिए जिससे कि उनके समर्थक भी आगे बढ़ के लगवाएं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ये जो तीखी बहस आप देख रहे थे, चुनाव जब तक जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आएगा ये तीखी बहस इस तरह से चलती रहेगी और फिर जनता तय करेगी किसके तर्कों में ज्यादा उनको दम दिखाई दे रहा है, किसके साथ जाना, किसको वोट देना उनको समझ में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का। अब आपको सीधे पंजाब लिए चलता हूं जहां पर चुनाव तो हैं लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के लिए एक नई आफत अब खड़ी हो गई है। सिद्धू एक तरफ सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके अपने घर में उनके लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस बार उनकी बहन होने का दावा करने वाली एक महिला ने एक तस्वीर सार्वजनिक की है और कहा है कि बहुत सारी उनकी माता के साथ जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू का व्यवहार रहा, उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब के जो हैं नवजोत सिंह सिद्धू पर। पंजाब में सियासी लड़ाई के बीच नवजोत सिंह सिद्धू अपने घर में ही घिर गए हैं और इस बार सिद्धू की निजी जिंदगी के कुछ रहस्यों से उनकी बहन होने का दावा करने वाली एक महिला सुमन तूर ने पर्दा उठाया है।
मटेरियल आते पे मेरे को जिदे करके मैं आई तुसी सारे ले सकते हो मैं दिता हुआ नहीं बाकी तुसी सारे ले सकते हो 1980 से मेरे फादर की डेथ हुई 1986 ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ मेरे माँ प्यो अमीर नहीं सी शुरू बड़ी जद्दोजहद देखी है असी देखी अपनी माँ को नौकरी कर दे। अमेरिका में रहने वाली सुमन तूर सिद्धू की जिंदगी से जुड़ी इन बातों को बताने के लिए अमेरिका से चंडीगढ़ आई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फिर सिद्धू पर आरोपों की छड़ी लगा दी। मैं क्या बेटा जल्दी भेज दे ताकि मेरी माँ की अन्नी की लगा दी अपने दोनों की माँ की भी पटियाला आइए पुत्र ने गड्डी खींची अपनी माँ ये नहीं कख नहीं। अपने बीते दिनों की कहानी बताते बताते सुमन रोने लगी। पुराने दिनों की फैमिली की कुछ तस्वीरों को सार्वजनिक किया, फिर सबका परिचय दिया और बताया मेरे साथ फोटो में सिद्धू भी दिख रहे हैं। तुसी दस दो ये असी भैन मैं असी दो भैन मेरा प्यो आ मैं आ मेरी भैन इधर आ मेरे फादर आ शहरी है आ जेड़ा पिछे सरदार बंदा है मेरे ताया जी दा मुंडा जी दे ब्याह ते फोटो लिती गई है। सिद्धू की जिंदगी के ये वो पन्ने हैं जिसे वो इस तरह से कभी सार्वजनिक नहीं करना चाहते। सुमन का गला बैठ गया था ये बताते हुए कि उनकी माँ की कहानी कितनी दुखदाई रही। वो जांदी रही पेशी ते ही नहीं गया ओदे नाल नहीं तुरिया वो कल्ली जांदी रही। सितंबर 1989 विच वो पेशी तो आ रही सी माफ करियो ओदी दिल्ली रेलवे स्टेशन ते एक लवारस औरत की तरह मौत होगी जिदे कोल कोई ओदा घर वाला बच्चा नहीं सी कोई होर नहीं सी जबकि ए ओदे पैसे ते ऐश कर रहा सी। क्योंकि मौसम सियासी है और सिद्धू खुद पार्टी से सीएम उम्मीदवार को लेकर एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में इन आरोपों से उनकी परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि सिद्धू की पत्नी ने कहा सुमन तूर कौन है हम नहीं जानते। मैं उन्होंने नहीं जानती उन्होंने कोई फादर द पहली मैरिज सीगी किसी लेडी नाल उनके दो डॉटर्स होईयां सीगियां सो मैं मेरे हुंदे मैं नहीं जानती उन्होंने। घर की ये लड़ाई सिद्धू के लिए इस मौसम में घातक साबित हो सकता है। हालांकि सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि 32 साल पुराने मामले की याद सुमन को अभी अचानक कैसे आ गई, कैसे अभी अचानक अमेरिका से अचानक चंडीगढ़ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अब नजरें सिद्धू के जवाब पर भी होगी क्योंकि आरोप बड़े हैं और गंभीर भी। ब्यूरो रिपोर्ट टाइम्स नाउ नवभारत। निजी मामला है पर जिस तरीके से प्रेस में बुलाकर ये छीछाछेदर हुई है कम से कम अब ये देखना बनता है कि नवजोत सिंह सिद्धू इसका क्या जवाब देते हैं। बिहार की जो खबर है उसको पिछले कई दिनों से लगातार हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं। कौन सी खबर? छात्रों की खबर, उनकी बेरोजगारी की खबर और जिस तरीके से नौकरी को लेकर हाहाकार मची हुई है उसको आज बिहार बंद भी उसके लिए हुआ, वो खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जहां छात्रों ने बंद का ऐलान किया था, सुबह से ही बिहार में कई जिलों में बंद का असर दिखाई भी पड़ा, लेकिन छात्र जो पिछले कुछ दिनों से पुलिस की लाठियां झेल रहे थे वो आज दिखाई नहीं पड़े। जिन्होंने बंद बुलाया था वो तो शायद नदारत थे, लेकिन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर उनके समर्थन में डंडे लेकर सब कुछ रुकवाते हुए नजर आए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए, कहीं टायर जलाते हुए नजर आए। अब कम से कम जितने भी राजनीतिक दल हैं इस खबर पर, छात्रों के नाम पर कूद जरूर पड़े हैं।
विपक्ष का पूरा हक है कि इस खबर को उठाए, इस खबर छात्रों का साथ दे, लेकिन कम से कम छात्रों को अगुवाई तो करने दीजिए, उन्हीं का आंदोलन है। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, उस पर सीधे उस पर चलते हैं। रेलवे भर्ती हंगामे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस में एक अहम बैठक आज शाम को बुलाई गई है। बैठक में रेल मंत्री समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे। 2004 से अब तक भर्तियों का ब्यौरा मांगा गया है और साथ ही साथ रेलवे भर्ती को लेकर बिहार और यूपी में जो हंगामा हो रहा है उस पर भी प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। देखिए, सियासी मौसम है, चुनाव से जुड़ा है और प्रयागराज में अगर कुछ भी हंगामा होगा, छात्र नाराज होंगे, तो एक ऐसा वर्ग है जो सरकारें बनाता भी है और सरकारें उखाड़ भी फेंकता है। तो जाहिर सी बात है इसकी आंच अब प्रधानमंत्री के ऑफिस तक पहुंच जरूर गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्तक्षेप अब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं छात्रों का जो गुस्सा है उसको शांत करने की ये एक बड़ी कवायद भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से अब दिखाई पड़ रही है। वो नहीं चाहते कि जैसे किसानों का एक आंदोलन चला था वैसे छात्रों का भी एक बड़ा, ये जो पूरा घटनाएं हुई हैं वो एक बड़ा आंदोलन का रूप ले ले। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त।